नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मोड़िया सर। चलिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ चुका हूं। प्रैक्टिस सेट 2 को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने जो है क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस सेट का, और क्वेश्चन को एकदम से टिक कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, और अब की बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी तैयारी बेहतर है या फिर तैयारी बेहतर नहीं भी है तो भी प्रैक्टिस सेट लगाना बनता है, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन रहा प्रैक्टिस सेट 2 का, ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। इसको बनाइए और देखते हैं किसका किसका ये सही क्वेश्चन हो पाता है, सही आंसर हो पाता है। जो चैनल पे नए जुड़े होंगे, आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहेगा या फिर आप देखिए कुछ देर सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो हम आपको मालूम होगा कि देखिए 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। पूछेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। पूछ दिया जाएगा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो आप कहिए सर जी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। पूछ दिया जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था, और 1616 ईस्वी में जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और पूछ दिया 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। इतना बात कम से कम आप याद रख लीजिएगा। लेकिन यह क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो कैसा जी 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आप बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? कहता उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? हालांकि ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट 1 में भी चला गया, थोड़ा सा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? आपको बता दिए थे 1487 ईस्वी में। कब कब भाई साहब? आप कहिएगा सर जी 1487 ईस्वी में जो है ना खोज किया था डियाज बार्थोलोमियो ने। बार्थोलोमियो डियाज ने जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज 1487 ईस्वी में किए थे। मैगलन की अगर बातचीत किया जाएगा तो मैगलन जो है 1519 ईस्वी में जो है विश्व का चक्कर लगाया था। क्या किया था? विश्व का चक्कर लगाया था। एकदम से याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीवीआई बन जाता है। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? आप कहिए सर जी कोलंबस ने किया था। ठीक है, और वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था। पूछेगा भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। उत्तम आशा अंतरिक्ष डियाज बार्थोलोमियो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका सही आंसर आया होगा। जिसका जिसका सही आंसर है बहुत बढ़िया, जिसका सही आंसर नहीं है डिस्कशन देखिए, ठीक है, आंसर देखिए, ठीक है, बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, जो है एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो कैसा जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के एकदम से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता एस्ट्रोलोब। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन के अगर बारे में पूछ दिया जाएगा तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एस्ट्रोलोब क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलोब क्या है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो दूरी मापने की यानी कि दिशा सूचक यंत्र को कंपास बोला जाता है। दिशा सूचक यंत्र जो है ये कंपास होता है। दूरी दिशा सूचक यंत्र कंपास क्या है? तो कंपास एक दिशा सूचक यंत्र है। ठीक है, क्या जी सर? सिस्मोग्राफ, भूकंप जानने का उपकरण को सिस्मोग्राफ बोला जाता है। दूर की वस्तु को देखने का यंत्र दूरबीन कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरबीन। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बहुत बढ़िया। अक्षांश जानने के उपकरण को एस्ट्रोलोब बोलाता है। तो एस्ट्रोलोब क्या है? अक्षांश जानने का उपकरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र के क्रमशः कितने अस्थायी एवं अस्थायी सदस्य थे? अगर सेशन आपको समझ में आ रही है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो इस चैनल पे पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट अब लगातार चलने वाली है इस चैनल पे बढ़िया तरीके से। क्या जी सर जी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्रमशः कितने अस्थायी एवं अस्थायी सदस्य थे? देखिए, अस्थायी की बातचीत पूछ दिया जाएगा तो अस्थायी 5 अस्थायी सदस्य थे, और अस्थायी की बातचीत किया जाएगा क्रम से कितने अस्थायी
सदस्य थे, तो 10 अस्थायी सदस्य थे। लेकिन क्रमशः पूछ दिया तो क्रमशः का मतलब था लाइन से, नहीं बोलते हैं जब भंडारा खाने के लिए आप जाते होंगे तो कहते हैं एकदम से लाइन से आओ, लाइन से आओ, भंडारा सबको मिलेगा, सबको मिलेगा एक एक करके। लेकिन सबको लाइन से आना है, लाइन से नहीं आएगा तो एक थप्पड़ लगा करके एकदम से घुमा दिए नहीं कि जी सर जी ऐसा होता है। तो लाइन से आने का मतलब ही बोलते हैं क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रम से यानी कि लाइन से। तो लाइन से तो पहले पूछा अस्थाई, तो अस्थाई वाला कितना है? 5 है, तो पहले 5 खोजेंगे। अब 5 पहले इसमें है और इसमें है, ये नहीं है, दोनों ऑप्शन चला गया, ठीक है। उसके बाद पूछा अस्थाई, अस्थाई का बाद में, अस्थाई देखिए बाद में, तो बाद में खोज रहा है 10, अस्थाई सदस्य की संख्या 10 है, तो 10 वाला बाद में खोजना, बाद में 10 वाला किसमें? इसमें है। पहला 5 दूसरा 10, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी को याद है, किसी को याद है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से? अगर यह था तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिसका आंसर पहले सही आ जाएगा प्रयास करेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य का नाम जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में सही आंसर देगा उनको मेरे तरफ से जो है कुछ रुपया जो है प्राइज के तौर पे दिया जाएगा। कुछ रुपीज प्राइज के तौर पे, चाहे वो 5 रुपये हो, 10 रुपया हो, लेकिन 10 रुपया का या फिर 11 रुपया, 21 रुपया या फिर 25 रुपया, 25 रुपया तक उसे इनाम में मिल सकता है। लेकिन कमेंट सेक्शन में 5 नाम सही होना चाहिए और सबसे पहले जिसका सही होगा उससे संपर्क किया जाएगा और जो है उसको जो है कम से कम 25 रुपये यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपया आपको मिल सकता है, ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? हेग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? तो आप कहिए सर जी विश्व आर्थिक मंदी जो है 1929 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी राइट आंसर। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? पूछ दिया जाएगा कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद केसर विलियम द्वितीय भागकर हॉलैंड चले गए, उसके बाद जर्मनी का चांसलर कौन बन गया? फटाफट से इसका आंसर जवाब दीजिएगा। तो देखते हैं किस किस से सही हो पाता है। देखिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं यहाँ बता रहे हैं, हम पूरे कहानी नहीं समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। अब आप लास्ट चरण में है, तैयारी का आपका लास्ट चरण है। हमने चैप्टर वाइज सारा कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। ये लास्ट चरण है जिसमें प्रैक्टिस सेट लगाया जाना। प्रैक्टिस सेट में सिर्फ मुख्य बातें ही बताई जाती है, ठीक है, सब बातें बताई नहीं जाती है। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। बाद में कि आपको घर से तैयारी करके आना, रिविजन करके आना, तब यहाँ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है क्या जी सर जी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद केसर विलियम द्वितीय भागकर हॉलैंड चले गए, उसके बाद जर्मनी का चांसलर कौन बन गया? फ्रेडरिक एबर्ट, लुईस सोलोमा, हिटलर, चार्ल्स एल्बर्ट। तो आप याद कीजिए, आप क्या याद कीजिएगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी में जो है ना हलबली मच गया था। क्या मच गया था? हलबली। और जर्मनी का जो है ना अब राजा भाग के चला गया, समझ में नहीं आ रहा था इसके बाद कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, ठीक है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जो है फ्रेडरिक एबर्ट बैठा था। कौन बैठा था? फ्रेडरिक एबर्ट जो है इसके जगह पे बैठे थे और इसने जो है थोड़ा सा सत्ता को संभाला और बाद में जाकर के इसके जगह पे हिटलर आया और हिटलर जो है ना एकदम से, हाँ हिटलर तो तहलके मचा दे। क्या जी सर जी? एकदम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक एबर्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत हुआ गलत आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अभी जस्ट हम आपको बताएं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? आप कहेगा शुरुआत जो हुआ था ना सर जी 1914 ईस्वी में, समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। 4 वर्ष तक लगातार चला था। कितना? 4 वर्ष तक लगातार चला था। अच्छा ये शुरुआत होने का रीजन क्या था? क्या कारण था? तात्कालिक कारण क्या था? आप याद कीजिए। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, आपसे क्या पूछा जाएगा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या है? तो आप कहिए सर जी बोस्टन टी पार्टी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, क्या जानते हैं, पूछ दिया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण हो जाएगा। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। लेकिन पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। कहां पे?
कहाँ पे हुआ था? सेराजेवो में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हत्या होने के बाद जो है ना 28 जून 1914 ईस्वी को इसकी हत्या हुआ था। और जो है कब इसकी हत्या हुई थी? तो हत्या जो है ना यहाँ लिख देते हैं, हत्या 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या हुआ था और 28 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। त्रिकूट समझौते में कौन सा देश शामिल था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो दो गुट में बट गया था। एक बट गया था मित्र राष्ट्र, एक बट गया था धूरी राष्ट्र। एक मित्र राष्ट्र और एक बट गया था धूरी राष्ट्र। लेकिन ये दोनों गुट बनने से पहले एक गुट बना था जिसको बोला गया था त्रिगुट। और त्रिगुट की बातचीत किया जाएगा। त्रिगुट समझौता यानी कि त्रि का मतलब तीन होता है, गुट का मतलब गिट, यानी कि तीन देशों ने मिलकर एक गुट बना लिया जिसको बोला गया त्रिगुट। तो पूछा जा रहा है त्रिगुट में कौन कौन से देश शामिल थे। पहला बात जान लीजिए, त्रिगुट में 3 देश शामिल थे। अगर 4 देश कहीं पे लिखा हुआ है तो ऑप्शन को पहले काट दीजिए। कैसा जी 4 कहीं पे नहीं लिखा है, सब में 3 ही लिखा है। और त्रिगुट में इटली शामिल था। त्रिगुट में कौन शामिल था? इटली शामिल था। अब खोजना है आपको इटली किस में है। कैसा जी इसी में है, बाद बाकी में इटली नहीं है, तो सब चले गया बाहर में। ऑप्शन सी चले गया एकदम से, आंसर हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था। ये तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया। बोला कि देख भाई अगर मार होगा हम पे तो तुम भी आके साथ देना, तुम भी आके साथ देना। तीनों मिल के एकदम से कूट देंगे, किसी को तीनों मिल के मारेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन इटली निकला एकदम से धोखेबाज। नहीं, आजकल जैसे बहुत सारे लड़कियां धोखेबाज निकल जाती है, उसी तरीके से ये इटली भी धोखेबाज निकल गया। जब मारने का बारी आया तो इटली बोलता अरे बाबू हमसे अब ये सब चीज नहीं होने वाला है, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं किसके साथ? दुश्मन के साथ जाकर के मिल गया। अब बचता यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। लेकिन इन तीनों मिल के भी जो है ना जर्मनी अकेले सबको एकदम से धो देते हैं बढ़िया तरीके से। नहीं क्या जी सर जी ये सब कहानी पढ़े हुए हैं, याद है। तो त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्या जी सर जी बढ़िया तरीके से समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रानी शिरोमणि किस विद्रोह से संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? रानी शिरोमणि का संबंध किस विद्रोह से है? चेरो विद्रोह से, चुआड़ विद्रोह से, तमार विद्रोह से, कोल विद्रोह से। बुद्ध भगत का संबंध किससे है? पूछेगा बुद्ध भगत का संबंध किससे है? तो कहिएगा सर जी कोल विद्रोह से। कौन सा विद्रोह से? कैसा जी कोल विद्रोह से। लेकिन रानी शिरोमणि पूछा है, कौन सा हो जाए इसका राइट आंसर? चलिए एक क्वेश्चन जो है ना हम इसको आपको दे देते हैं कमेंट करके बताने के लिए। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ वीवीआई लिख देते हैं। वीवीआई लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को खोजना है, बुक से खोजना है, शॉर्ट नोट से खोजना, या फिर आप कहीं भी अगर पढ़े होंगे तो वहां से आपको इसका आंसर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इसलिए कमेंट में लिख दिए हैं, लिखिएगा तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध की बातचीत किया जाए तो कार्बोनरी, यंग इटली पूछा जाएगा। पूछे यंग इटली का संबंध जो है, यंग इटली से जो है किसका संबंध था? तो मेजनी का ही था। यंग इटली से भी संबंध मेजनी का था और कार्बोनरी से भी संबंध था। तो जो ऑप्शन रहेगा कार्बोनरी रहा तो कार्बोनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए इसी सेशन में, इसी वीडियो में। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपसे एक ही बार बार गुजारिश कर रहे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका और ये प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू चलने वाला है आपके एग्जाम तक। ठीक है क्या जी सर जी? क्वेश्चन कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? देखिए कोयले का 4 टाइप होता है। जो सबसे बढ़िया होता है ना वो होता है एंथ्रासाइट। जो सबसे बढ़िया सर्वोत्तम कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अच्छा, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्या जी सर जी समझ गए? नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? कैसे जी? नवी का मतलब होता है नया, नवी का मतलब होता है नया। ऐसा संसाधन, ऐसा स्रोत जो कि बार बार बन सकता है, जो कि नया बार बार हमें मिल सकता है। ठीक है कहे जी सर जी, जिस जो हमें बार बार मिल सकता है। जैसे में आप याद कीजिए, आपको गंजी पेंट घर से जो है गार्जियन आपको गंजी पेंट एकदम से देते होंगे, जिसको हाँ
चड्डी बनियान जो बोलते हैं, वो आपको घर से एकदम से मिलते जाता होगा, एकदम से जब मांगिएगा, अच्छा 2 महीना में फट गया तुरंत एकदम से मिल जाए, 3 महीना में फट गया तुरंत मिल जाएगा। लेकिन मांग लीजिए थोड़ा सा शेरवानी मांग लीजिए, मिलेगा? कोट मांग लीजिए एक बार, नहीं। जब भयंकर शादी होगा ना, आपके भैया का शादी होगा, आपकी दीदी का या सिस्टर का, या फिर खास रिलेशन में शादी होगा ना, तो अब गार्जियन आपको देंगे, यानी कि बहुत दिन के बाद देंगे। लेकिन मान चले आप मांग दिए कि पापा हमारा गंजी फट गया, नहीं, हाँ एकदम से हाफ पैंट हमको चाहिए, तो अब एकदम से देखिए तुरंत दे देंगे। यानी कि वो बार बार मिलता है, बार बार हमें नया पे नया मिलता है। जो नया हमें मिलता है उसे बोलते हैं नवीकरणीय, और जो हमें जल्दी जल्दी नहीं मिलता, बहुत दिन के बाद मिलता है, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। तो अब ऑप्शन को देख के बताइए कि कौन चीज हमें बार बार मिलता है, जल्दी जल्दी मिलता है? पानी। क्या जी सर जी पानी जल्दी जल्दी मिलता है, यानी कि ये जल्दी खत्म नहीं होगा। क्या जी सर जी सौर ऊर्जा। क्या जी सर जी एकदम से सौर ऊर्जा भी एकदम से मिलता है। यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा पूछेगा तो कहेगा जी सर जी। चलिए एकदम से आते हैं, नवी करने का मतलब समझ गए, अनवी करने का मतलब समझ गए। जल देखिए जल्दी जल्दी हमको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, तो ये नवी करनी है। सौर ऊर्जा, सौर मतलब सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, सौर प्लेट से, तो ये एकदम से जल्दी जल्दी तुरंत मिल जाएगा। पवन, पवन हवा, कैसर जी ये तो जिधर जाते हैं ना, उधर ही एकदम से जो है ना, उधर ही एकदम से हवा हमको मिल जाता है। लेकिन कोयला, कोयला लाने में बहुत मेहनत है, और बनने में भी कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। पूछा कोयला बनने में कितने वर्ष लगते हैं, तो लाखों वर्ष जो है बन जाते हैं। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। तो इसलिए कोयला हमें जल्दी नहीं मिलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय मतलब जो जल्दी नहीं मिलता है, तो कोयला जल्दी नहीं मिलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के बाद जो है ना ये क्वेश्चन नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1864, 1865, 1888, 1874। तो कहिएगा सर जी भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कहे सर जी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। शेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चूड़ामन राय, भूषण सिंह, करनाल जोन्स, गंगा नारायण। देखिए चेरो विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो क्या था? भूषण सिंह किया था। इससे जस्ट बताए थे प्रैक्टिस सेट 1 में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जी सर जी? नेक्स्ट, अच्छा आप लोग कमेंट का सेशन में बताना है कि चूड़ामन राय का संबंध जो है किस विद्रोह से था, इसको जो है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजाति, आदिवासी, जनजातीय विद्रोह से जो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रहता है, इसलिए हम उसका क्वेश्चन को हर एक सेट में तो 1-2 क्वेश्चन हम इंक्लूड करते जा रहे हैं ताकि आपका जो कवर हो पाए, ताकि आपको कमांड हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? यानी कि झारखंड में जो कोडरमा है, कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, कि अभ्रक के लिए, कि लो अयस्क के लिए, कि कॉपर के लिए? तो कहिएगा सर जी वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एल निनो किस महासागर में उत्पन्न होता है? ये जो है बिहार डिलेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप बोल सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो याद रख लीजिए, एक होता है एल निनो, एक क्या होता है? एल निनो होता है। एल निनो जो है ना ये गर्म जलधारा होती है। कैसी जलधारा होती है? तो ये जो है गर्म जलधारा होती है, यानी कि ये जब भी आता है ये गर्म होता है। इसके आने से भारत में क्या होता है? सुखाड़ आ जाता है। इसके आने से भारत में क्या आता है? सुखाड़ आ जाता है। और एक होता है ला निनो, एक क्या होता है? तो एक कहिएगा सर जी, एक होता है ला निनो। ला निनो की बातचीत किया जाएगा तो ला निनो एक ठंडी जलधारा होती है। कैसी जलधारा होती है? तो आप कहिएगा सर जी ला निनो जो है ना, ला निनो जो है ना ये एक ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, क्या जी सर जी? ठंडी जलधारा होती है। इसके आने से भारत में बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? इसके आने से भारत में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एल निनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विधानसभा का नेता कौन होता है?
देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या जानते हैं, लोकसभा का नेता क्या कौन होता है, तो कहिए सर जी लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा विधानसभा का नेता कौन होता है, यानी कि विधानसभा का नेता पूछ दिया जाएगा तो कहिए सर जी मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब रहा ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ ले यहां से, भारत राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत राज्य का प्रमुख कौन होता है अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो कहिए सर जी भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पूछ दिया जाएगा भारत सरकार कौन होता है? भारत सरकार या फिर जो है ना भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पूछ दिया जाएगा भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? ये दोनों में अंतर है। भारत राज्य पूछेगा राष्ट्रपति है, भारत में राज्य का प्रमुख पूछ दिया जाएगा तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, याद रख लीजिएगा। और पूछा गया है विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम है 2024 में, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, बिहार डीलेट के एग्जाम में 6 से 7 बार पूछा जा चुका है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी जो टीचर का बाद में तैयारी कीजिएगा उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि कोई बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है और सबसे आसान भी क्वेश्चन है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। अच्छा हमको ये बात बताइए, याद करने का ट्रिक बताते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों भाई साहब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा है, 71% पानी है। तो दूर से जो आदमी देखा ना, अंतरिक्ष यात्री दूर से जब देखा तो देखा कि एकदम से जो है पृथ्वी नीला नीला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा था। तो इसका समझ में ये आना चाहिए कि पानी का रंग, जल का रंग नीला होता है। तो मानचित्र में जो नीला रंग दिखाया जाता है वो जल के लिए दिखाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हरा रंग, मानचित्र में हरा रंग किसको दिखाता है तो आप कहिएगा सर जी मैदान को दिखाता है। किसको दिखाता है? मैदान को दिखाता है। बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग दर्शाता है। ठीक है क्या जी सर जी? तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं 20 के 20 क्वेश्चन आप बनाए होंगे। अब 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही किए होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सेशन अगर वाकई तौर पे अच्छा लगा सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।